और अब वक्त बिहार प्राइम का है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यानी बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले के चरण के नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और इसको लेकर आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और उनके संबोधन में इस बात का जिक्र था कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार का जो विकास का काम है उसको मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की, सराहना भी की और कहा कि हम मिलकर सूबे में विकास के काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं हमें। उजाले की इज्जत तब तक रहती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। उजाले की इज्जत तब तक रहती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। इस अंधेरे का एहसास करना, दोस्तों, मैं अभी फेडरल रोड से गुजर रहा था पटना में, मैंने बोला कि डी लाइसेंस का क्या हुआ? बोला चला गया। मैंने कहा मेफेयर का क्या हुआ? चला गया। मैंने कहा फलाना होटल किसके पास गया? बोला चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया? लालू राज चला। समझिए आप इस बात को। हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाकबंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं जब कोई घर से डॉक्टर अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। हमने वो भी दिन देखे हैं बिहार में जब कोई आदमी अपने काम के लिए बाहर जाता था तो उसको यह विश्वास नहीं होता था कि घर की उसकी प्रॉपर्टी वापस उसके पास उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मित्रों, वो राजनीति हमने देखा है और हमने ये राजनीति देखा है जहां विकास की नई गंगा बह रही है, जहां विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपके सामने इतने काम गिना दिए, इतने करोड़ों रुपए का काम गिना दिए, एक ही आंकड़ा गलत हो तो पकड़ लेना मेरे को, और एक ही आंकड़ा गलत लगे तो भी पकड़ लेना। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मित्रों, चुनाव दोस्ती-यारी का नहीं होता, दोस्ती अपना राय करना। तो चुनाव समाज के विकास से जुड़ा हुआ और ये आप भविष्य पर डिपेंड करता है। अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां खुलता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या यहां अस्पताल बनता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या 14 मेडिकल कॉलेज खुलते? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये गैस पाइपलाइन बिछती? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये इतने 4 लेन मिलते? मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करना। इसलिए मैं आपसे फिर से आपका विश्वास मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं और मुझे बिहार के लोगों पर बड़ा गर्व है। मैं आपसे कई बार मंचों से बोल देता हूं, इच्छा होती भी है, नहीं भी होती है। आरसीपी और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो उस समय आरसीपी बोलने पर आपने हामी रखी। पटना साइंस कॉलेज कम से कम 12 से 13 बैच में पैदा, कम से कम पटना कॉलेज खुद 14 आरसीपी के बैच में 14 और पटना कॉलेज 10-12 प्रोड्यूस करता था। आईपीएस, आज दिल्ली जाओ, हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? बिहार का है। पहला हेल्थ सेक्रेटरी कौन था? बिहार का था। आज डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? बिहार का है। आज आईजी चीफ कौन है? बिहार का है। आज सीआईएसएफ का हेड कौन है? बिहार का है। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी कौन है? बिहार का है। और हमको खुशी इस बात की होती है कि कोई मेरा सीनियर है, कोई मेरा जूनियर है तो बिहार का है। इस बात को समझना चाहिए। और मित्रों, दूसरी बात बता दूं, ये बिहार से कब निकले? ये निकले 77 में, ये निकले 78 में, ये निकले 80 में, ये निकले 75 में। कब निकले? जब एक तरफ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था और राजनीतिक दृष्टि से भी बिहार पिछड़े सबको, तो उस समय पढ़ने वाले लोग भी जो आज देश में नेतृत्व दे रहे हैं, वह भी बिहार के थे। मुझे याद है, मैं बचपन में कॉलेज आता था, पहले लॉ पढ़ा तो लॉ के नेता होते थे अरुण कुमार सिंह। फिर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आता था तो वहां मुझे नीतीश कुमार जी मिलते थे। उससे आगे बढ़ता था तो साइंस कॉलेज जाता था, वहां सुशील मोदी जी मिलते थे और उसके बाद आगे जाता था पटना कॉलेज तो रविशंकर प्रसाद मिलते थे। यह है बिहार का राजनीतिक गौरव, जिसको समझना चाहिए। यह है बिहार ने दिया हुआ। इसलिए मित्रों, अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने मिट्टी को जानो।
और इसको समझ करके आप में वो ताकत है कि आप देश को दिशा देते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के बढ़ने के काम को आप सब लोग अग्रसर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की 13 करोड़ जनता की आवाज हैं पप्पू और चिराग। उन्होंने दावा किया कि अगली बिहार सरकार पीडीए के बिना नहीं बनी। पप्पू यादव ने बातें पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता मुनेश्वर चौधरी को जन अधिकार पार्टी की सदस्यता दिलाने की बात कही। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो हमेशा सबके लिए जिए। इस बिहार के सेकुलर मिजाज को बचाने, सांप्रदायिकता को जड़ से मिटाने और जातीयता को खत्म करने के लिए बिहार की 13 करोड़ की जनता की आवाज है पप्पू और चिराग। आज हम सबके बीच नहीं है। मैं वचन देता हूं कि उनके कर्पूरी ठाकुर स्वर्गीय जगदेव बाबू, सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक आज़ादी की कल्पना, अंतिम व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी, यदि इस महीने की प्रोग्रेसिव अलायंस यदि अगर हमारे सरकार नहीं बनी तो मैं सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 1 साल के अंदर कमजोर गरीबों पर जो हिंसा है, यदि वो शून्य नहीं हुआ। खबर मधुबनी से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और सह डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने बैठक में उपस्थित सभी सेक्टर के मजिस्ट्रेट को उनके बूथ का दौरा करने और ईवीएम वीवीपैट पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए और साथ ही अपराधियों पर केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके सेक्टर क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए दोषी उनको ही माना जाएगा। यानी अधिकारियों को उन्होंने साफ कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में पूरी गंभीरता से रहें, कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। बिहार में चुनाव है, 3 चरणों में चुनाव होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ होगी, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो। मतलब वो सब जगह फोन करना शुरू कर देना है। एसडीएम को, डीएम को, रिटर्निंग ऑफिसर को, मेरा मशीन नहीं चल रहा। तो आपको इतना ट्रेनिंग प्राप्त कर लेना है और ये मशीन इसीलिए रखवाया गया है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि किसी बूथ से आपको फोन आया तो उनको कहना चाहिए कि हमारे वहाँ पर की पहले प्रॉब्लम हम देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तब आपको ये आगे विचार करेंगे। भागलपुर के वीरबन्ना गांव के एक युवक को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, इसलिए अधिकारी के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और घटना को अंजाम देने से पहले ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि युवक के पास से 315 बोर की एक राइफल, एक 3 नट, 315 बोर के कई कारतूस और कई दूसरी चीजें भी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज, जांच शुरू कर दी है। तो यही सतर्कता के चलते वारदात से पहले ही आरोपी को पकड़ा गया है। वे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। तो पुलिस की ये बड़ी एक कामयाबी है, अवैध असले के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। बिहार के शरीफ दीपनगर थाना पुलिस को अंतर जिला वाहन लुटेरा गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने हत्या कर लूटा गया ऑटो को बरामद करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। दरअसल पिछले दिनों दीपनगर थाना इलाके के पावा गांव के समीप एक ऑटो चालक की हत्या कर ऑटो लूट लिया गया था। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने यह जानकारी दी कि गिरफ्तार लुटेरे 3 पटना जिले के चौक थाना इलाके के हैं, जबकि एक नालंदा जिले का रहने वाला है। ये लोग छोटे और बड़े वाहनों को किराए पर लेके
चालक की हत्या करने के बाद वाहन लूट लिया करते थे। अब ये लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक कहां किस किस वारदात को अंजाम दिया है, कितनी लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और इनके गिरोह के लोग कौन हैं, सरगना कौन है। ये कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस अब तलाश रही है। ग्राम पावा पुलिया है वहाँ, उसी के निकट में धान के खेत से एक बॉडी बरामद हुई है। इसका इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये राहुल कुमार हैं, जो राघोपुर बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में गांव है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। ये टेम्पू चालक हैं। फिर पुलिस के द्वारा अग्रिम अनुसंधान में जो टेम्पू था उस टेम्पू को बेतलवरिया गांव से बरामद किया गया और फिर अनुसंधान विशेष टीम के द्वारा बेलवरिया गांव से बरामद हुआ। और पुलिस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई कि ये 15/9 की शाम में 9-10 बजे रात में पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास जो मछली तल है, वहाँ से इस टेम्पू को अपराध कर्मियों के द्वारा यहाँ बेलवरिया गांव आने के बहाने उसको वहाँ से रिजर्व किया गया था और उसको लाया गया यहाँ। और घटनास्थल पे जो टेम्पू चालक राहुल कुमार है, उसकी हत्या कर दी गई और उस टेम्पू को लूट लिया गया। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है और पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। जहां पीड़ित परिवार ने गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस पर घर में रखे रुपए और जेवरात साथ ले जाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव का है। पीड़ित परिवार ने कहा कि एफआईआर में नाम न होने के बाद भी पुलिस मनमानी पर उतर गई। ग्रामीणों ने बताया कि 29 दिसंबर को पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इस मामले पुलिस ने 66 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने उसी दिन 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह भी कहना है उनका कि गुरुवार की रात पुलिस आई और राजू शाह के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नीरज पर एफआईआर भी नहीं हुई थी। वहीं घटना के संबंध में एसपी अवकाश कुमार ने कहा उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा छोटा लड़का है तो कोई है खोलिए के बारी धीरे धीरे खोलते बस ये खिड़की तक मारते धक्का से खिड़की खोल के सब पैस के तब वो खोल के गेट बेगूसराय में अनाज की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। जिले में अवैध कालाबाजारी से अवैध कारोबारी फल फूल रहे हैं। इस कड़ी में आज एक मामला सामने आया जब 6 बोरे अवैध चावल से लदा ई रिक्शा सड़क किनारे पलट गया। लोगों के डर से कारोबारी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने चावल से लदे रिक्शा समेत चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के सहयोग से चावल लदे रिक्शा समेत चालक को पुलिस के हवाले किया गया है। से ये चावल लेके जा रहे थे, अचानक ई रिक्शा एक्सीडेंट कर गया। हम वहाँ पहुँचे तो हमको शक हुआ कि माल चोरी का है। माल के बारे में पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर यहाँ की जनता ने उसको घेर लिया। उसके बाद इससे पूछा गया कि चावल कहाँ से लाए होती है, संतोषप्रद उत्तर नहीं देता रहा। इसके बाद पुलिस आकर उसको ले गई। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और इस घोटाले में जो भी लोग शामिल हो तह तक जाया जाए, उच्च स्तरीय जाँच हो और दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। इसमें कई सफेद पोस्ट की भी संलिप्तता है। इस चावल घोटाले में सब तक पहुंचा जाए। बेगूसराय शहर के विष्णुपुर के डाक बंगला के पास बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक की पहचान नागपुर थाना क्षेत्र के छतुना निवासी के रूप में हुई है और युवक सर्वोदय मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। पीड़ित के परिजनों के अनुसार युवक प्रसाद लेकर वापस लौट रहा था। इस दौरान डाक बंगला के पास पहुंचने पर 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोली मारकर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची।
जांच की जा रही है ताकि बदमाशों को शिकंजे में लिया जा सके। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात ने बता दिया कि बदमाशों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, ना शासन का, ना प्रशासन का, ना पुलिस का और ना ही सिस्टम का। तो इस घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, क्यों ये घटना हुई, युवक को इसकी जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो सके और बदमाशों को में लिया जा सके। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का दिन नजदीक आ रहा है। इस बीच बिहार चुनाव में मुजफ्फरपुर का एक चाय वाला सुर्खियां बटोर रहा है। ये चाय वाला सिर्फ लोगों को चाय ही नहीं पिला रहा, बल्कि लोगों को कोरोना महामारी और मतदान के प्रति जागरूक भी कर रहा है। बिहार के इस चुनावी माहौल में ये चाय वाला लोगों को अपने अधिकारों और मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। जरा गौर से देखिए, सिर के एक हिस्से पर जहां इस महाशय ने हिंदुस्तान का नक्शा बनवा रखा है, वहीं सिर के दूसरे हिस्से पर जय हिंद भी लिखवा रखा है। इन्होंने टी शर्ट पर लोगों को जागरूक करने का संदेश लिखवा रखा है, मतदान केंद्र है तैयार, कोई मतदाता ना छूटे। वहीं ये लोगों को कोरोना से बचाव का भी संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर बंधा हुआ रुमाल भी एक संदेश दे रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। साथ ही साथ ये लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं। बिहार में इस तरह से जो चुनाव है, इस कोरोना महामारी में, तो चुनाव आयोग के द्वारा जो पोस्टर लगी हुई है, तो मैं भी लोगों को जागरूक करूँ, वोट करता, मतलब निस्वार्थ लोगों को सेवा, मतलब जागरूक करने के लिए ये जो और 2 गज की दूरी, मास्क, सब जो मतदान। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को 94 सीटों पर होगा। वहीं 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान 78 सीटों पर होगा। इसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को जागरूक करने में पीछे नहीं, प्रशासन भी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं इस आम आदमी की लोकतंत्र का पर्व यानी विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने का काम सराहनीय पहल है। मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार, प्राइम न्यूज। साहिबगंज सदर प्रखंड सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीओ पंकज कुमार साहब ने की। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार इस बार मूर्ति अधिकतम 4 फीट की होगी, कोई साउंड सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। 17 तारीख से जो दशहरा पूजा का शुभारंभ होने जा रहा है, उसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वही सारे दिशा निर्देश सभी पूजा कमेटियों को बताया गया और उनके साथ में ये डिस्कशन किया गया कि किस प्रकार से सुरक्षित रहते हुए हम लोगों को इस पूजा को निभाना है और पूरे जो साहिबगंज का क्षेत्र है हमारा, सभी लोगों को सुरक्षित रखना है और आस्थापूर्वक इस पूजा का निर्वाह करना है। सर विसर्जन को लेकर क्या है?
विसर्जन बिल्कुल सादे तरीके से होगा और पूरे शहर के जितने भी पंडाल हैं सभी को एक ही दिन विसर्जन करना है और उसके लिए 26 तारीख का समय निर्धारित हुआ है और ये अंधेरा होने से पहले विसर्जन कर देना है और किसी प्रकार का कोई जुलूस, किसी प्रकार का साउंड सिस्टम लाइटिंग और विसर्जन जुलूस में नहीं किया जाएगा। पटना में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जिलाधिकारी रवि कुमार और जेपी सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश कुमार समेत गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। में हम लोगों ने संघर्ष किया था, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य मुद्दा था। आज यही अंतर है कि उस वक्त का चुनाव जनता लड़ रहा था और आज का चुनाव, और इस चुनाव में सबसे शर्मनाक बात यह है कि कुछ दल ऐसा है कि टिकट प्रत्याशी भी वो पैसा ही लेकर के, और जिसमें लाखों का डिमांड हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा ये दुखद और भर्त्सनाकारी बिंदु है। क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? जनता बदलाव किस सेंस में? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबर के लिए आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज।